तो आज हम भारत में शिक्षा के सफर को समझने की एक कोशिश करेंगे। हाँ, और ये सफर बहुत दिलचस्प है। हमारे पास जो स्रोत है वो DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कोर्स मटेरियल से हैं, पर हम इसे किसी टेक्स्ट बुक की तरह नहीं देखने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस कहानी में एक लगातार चलने वाली खींचतान को देखेंगे। मतलब एक तरफ है ज्ञान की वो सोच जो इंसान को आजाद करती है, हाँ, उसकी सोच का दायरा बढ़ाती है, और दूसरी तरफ वो सोच है जो उसे एक सिस्टम का एक पुर्जा बनाती है। ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि भारत में शिक्षा की कहानी असल में भारत की अपनी पहचान की कहानी है। अच्छा। हाँ, गुरुकुल से लेकर आज की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तक हर दौर में यही सवाल पूछा गया है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं? क्या उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए या फिर एक बेहतर कर्मचारी बनाने के लिए? और इन दोनों मकसदों के बीच का जो तनाव है, वही हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को शेप करता आया है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से अक्सर की जाती है, गुरुकुल से। जी, जब हम गुरुकुल के बारे में सुनते हैं तो एक बहुत ही एक आदर्श तस्वीर दिमाग में आती है। पेड़ के नीचे गुरु और शिष्य बैठे हैं, ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। पर क्या ये हकीकत में इतना आइडियलिस्टिक था? देखिए, आइडियलिज्म तो बहुत था, इसमें कोई शक नहीं है। प्राचीन भारत में शिक्षा को ज्ञान चक्षु कहा जाता था। ज्ञान की तीसरी आंख। हाँ, ज्ञान की तीसरी आंख। इसका मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं था, बल्कि एक इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करना था, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, इंटेलेक्चुअल हो या उसकी मोरल वैल्यूज हो। मतलब गुरु और शिष्य का रिश्ता सिर्फ पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले का नहीं था। नहीं, वो एक तरह से पिता पुत्र जैसा था। शिष्य गुरु के साथ ही रहते थे, उनके परिवार का हिस्सा बनकर। ये तो आज के मेंटरशिप वाले आइडिया जैसा लगता है। हाँ, तो मतलब ये रिश्ता सिर्फ किताबी ज्ञान का नहीं बल्कि जिंदगी जीने के तरीके सिखाने का था। बिल्कुल। स्रोतों में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि गुरु सेज ऑन द स्टेज नहीं बल्कि गाइड ऑन द साइड थे। हाँ, मतलब वो मंच पर खड़े होकर भाषण नहीं देते थे, बल्कि साथ रहकर रास्ता दिखाते थे। अच्छा। और इसी वजह से जो करिकुलम था, वो भी बहुत ब्रॉड था। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेद और शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ हाँ। उसके साथ साथ आपको तर्क शास्त्र यानी लॉजिक, युद्ध कला और ललित कलाएं मतलब फाइन आर्ट्स, सब कुछ सिखाया जाता था। और सीखने का तरीका क्या था? तरीका भी मौखिक था। गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे, जिसे श्रुति कहते हैं। हाँ। फिर उस पर मनन करते थे, सोचते थे, और फिर उस पर वाद विवाद या डिबेट होता था। ज्ञान को दिमाग में बैठाने का ये बहुत ही एक्टिव तरीका था। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। हाँ। ये जो इतनी अच्छी व्यवस्था थी, हाँ। इस तक पहुंच किसकी थी? क्या समाज का हर बच्चा गुरुकुल जा सकता था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सैद्धांतिक रूप से तो ज्ञान सबके लिए था, लेकिन व्यावहारिक रूप से उच्च शिक्षा अक्सर ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्गों तक ही सीमित रहती थी। और महिलाओं की शिक्षा? महिलाओं की शिक्षा भी होती थी। हमारे पास गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों के उदाहरण हैं, लेकिन वो आम नहीं था। तो हाँ, गुरुकुल व्यवस्था अपने आप में बहुत उन्नत थी, लेकिन उसका दायरा यूनिवर्सल नहीं था। ये उसकी एक सीमा थी। और अब परीक्षा का क्या सिस्टम था? कोई फॉर्मल एग्जाम सिस्टम नहीं था। जब गुरु को लगता था कि शिष्य अब तैयार है, तो समावर्तन समारोह होता था। आज की कॉन्वोकेशन सेरेमनी जैसा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। तो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका फोकस इंसान के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर था, भले उसकी पहुंच सीमित थी। और फिर इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ब्रिटिश भारत आते हैं। हाँ। और उनके लिए शिक्षा का मकसद बिल्कुल अलग था। यहीं पे लॉर्ड मैकॉले का जिक्र आता है। हाँ, 1835 का मैकॉले का विवरण पत्र, जिसे मैकॉलेज मिनट कहते हैं, वो एक टर्निंग पॉइंट था। मैकॉले का इरादा बहुत साफ था और उसने इसे छुपाया भी नहीं। क्या इरादा था? वो एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो, पर रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो। एक मिनट, तो मैकॉले ये बात खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि उसका मकसद क्लर्क और एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है जो ब्रिटिश राज की मशीनरी को चलाने में मदद करे। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सीधी और कह सकते हैं चौंकाने वाली बात थी। तो उस वक्त इसका कोई विरोध नहीं हुआ? विरोध तो हुआ, लेकिन सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। मैकॉले ने शिक्षा के पूरे मकसद को ही बदल दिया। जो शिक्षा पहले ज्ञान और मुक्ति के लिए थी, वो अब नौकरी और प्रशासन के लिए हो गई। और भारतीय भाषाओं, साहित्य, ज्ञान परंपरा, इन सबको जानबूझकर कमतर दिखाया गया और अंग्रेजी को महानता का प्रतीक बना दिया गया। यहीं से भारत की शिक्षा में वो भाषाई खाई पैदा हुई, जिसका असर हम आज तक देखते हैं। और इसी से जुड़ी एक और थ्योरी थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब क्या था?
तो ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का आइडिया था वो बड़ा दिलचस्प था। सोच ये थी कि आप बस समाज की ऊपरी परत को यानी हाई क्लास को पढ़ा लिखा दो, अच्छा। और फिर ज्ञान जैसे चाय की छन्नी से छनता है वैसे ही धीरे धीरे अपने आप नीचे आम लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन जाहिर है असल में ऐसा होता नहीं है। नहीं होता है। ज्ञान और अवसर अक्सर ऊपर ही अटक जाते हैं। ये असल में आम जनता को शिक्षित करने की जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका था। तो कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसका मकसद भारत पर शासन करने में मदद करना था, ना कि भारतीयों को सशक्त बनाना। लेकिन फिर इसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं ना। हाँ। 1854 के वुड्स डिस्पैच का जिक्र आता है, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? इसे मैग्ना कार्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहला इतना कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था जिसने भारत में प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक पूरे व्यवस्थित ढांचे की बात की। अच्छा, एक पूरा ढांचा। हाँ, इसने माना कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आम जनता को शिक्षित करे, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी से एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। इसने हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग बनाने, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए संस्थान खोलने और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की भी बात की। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1857 में जो विश्वविद्यालय बने उनकी नींव इसी डिस्पैच ने रखी थी। लेकिन इरादे तो फिर भी कहीं ना कहीं औपनिवेशिक ही होंगे। बिल्कुल, मकसद अभी भी ब्रिटिश राज को मजबूत करना ही था, लेकिन तरीका बदल गया था। वो समझ गए थे कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए सिर्फ मुट्ठी पर एलीट से काम नहीं चलेगा, आपको एक ज्यादा बड़ी और व्यवस्थित मशीनरी की जरूरत है। तो वुड्स डिस्पैच उसी जरूरत का नतीजा था। हाँ, उसने एक ढांचा तो दिया, लेकिन उस ढांचे की आत्मा अभी भी भारतीय नहीं थी। और फिर 1947 में देश आजाद होता है जी। अब चुनौती बिल्कुल अलग थी। बहुत अलग। अब हम एक क्लर्क नहीं बनाने थे, अब हम एक नए देश के नागरिक बनाने थे। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही होगी। बहुत बड़ी। आज़ादी के बाद भारत के नेताओं के सामने ये सवाल था कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को कैसे डीकोलोनाइज करें, उसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से कैसे ढालें। इसी सोच के साथ कई सारे आयोग और समितियां बनाई गईं। सबसे पहले 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग बना, जिसका फोकस यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर था। और फिर मुदालियर आयोग। हाँ, फिर 1952 में मुदालियर आयोग आया, जिसने माध्यमिक यानी सेकेंडरी एजुकेशन की बात की। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली काम हुआ वो शायद कोठारी आयोग ने किया 1964-66 में। हाँ बिल्कुल। स्रोतों में इसे बहुत अहमियत दी गई है। ऐसा क्या खास था इसमें? कोठारी आयोग इसलिए खास था क्योंकि उसने पहली बार शिक्षा को टुकड़ों में नहीं देखा। उसने प्री प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक शिक्षा के हर पहलू का जायजा लिया और एक नेशनल विजन पेश किया। एक नेशनल विजन? जी। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग ने कहा कि भारत की तकदीर उसकी कक्षाओं में गढ़ी जा रही है। The destiny of India is now being shaped in her classrooms. ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। बहुत पावरफुल। और इसकी सिफारिशें भी काफी दूरगामी थीं। जैसे आज हम जो 10+2+3 का सिस्टम देखते हैं, वो इसी आयोग की देन है। अच्छा। हाँ, पूरे देश में एक समान शैक्षिक संरचना लागू करने का सुझाव इसी आयोग ने दिया था। लेकिन उससे भी ज्यादा क्रांतिकारी एक और आइडिया था। वो क्या था? कॉमन स्कूल सिस्टम का। कॉमन स्कूल सिस्टम। इसका मतलब था कि एक ऐसा सरकारी स्कूल सिस्टम बनाया जाए जहां अमीर, गरीब, नेता, अधिकारी, मजदूर, किसान सबके बच्चे एक साथ एक जैसी क्वालिटी वाली शिक्षा पाएं। ये तो बहुत ही रैडिकल आइडिया था। इसका मकसद सिर्फ सबको पढ़ाना नहीं, बल्कि स्कूलों के जरिए समाज की ऊंच नीच और जाति भेद को मिटाने की कोशिश थी। बिल्कुल, ये एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा सपना था। ये सपना था कि स्कूल वो जगह बने जहां एक मिनी इंडिया तैयार हो, जहां बच्चे अपनी सामाजिक पहचान से पहले अपनी भारतीय पहचान को समझे। कोठारी आयोग ने ही विज्ञान और कृषि की पढ़ाई पर जोर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि देश के विकास के लिए ये जरूरी है। लेकिन ये कॉमन स्कूल सिस्टम का सपना, क्या ये पूरा हुआ? दुख की बात यह है कि ये सपना आज तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और फिर 1986 में राजीव गांधी के समय में एक और नई शिक्षा नीति आई। हाँ, और वो बहुत एम्बिशियस थी। इसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जिक्र आता है। हाँ, और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम ही कितना जमीनी है। ये दिखाता है कि 1986 में भी हमारी चुनौतियां कितनी बुनियादी थी। मतलब? और ब्लैक बोर्ड, चाक, नक्शे जैसी बुनियादी शिक्षण सामग्री तो हो। आज ये सुनने में बहुत मामूली लगता है। बिल्कुल, लेकिन उस वक्त लाखों स्कूलों तक ये पहुंचाना एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। 1986 की नीति ने शैक्षिक अवसरों के समानता पर बहुत जोर दिया, खासकर महिलाओं, SC, ST और अल्पसंख्यकों के लिए।
ये सब तो ठीक है, बड़ी बड़ी नीतियां बन गई, स्कूल खुल गए, लेकिन उस बच्चे का क्या जो रोज 10 किलो का बस्ता लेके स्कूल जा रहा है, क्या उसकी असलियत बदली? मुझे लगता है यहीं पर 1992 की यशपाल समिति की रिपोर्ट बहुत जरूरी हो जाती है। बहुत ज्यादा जरूरी। प्रोफेसर यशपाल की कमेटी की रिपोर्ट का टाइटल ही सब कुछ कह देता है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। इस रिपोर्ट ने पहली बार हिम्मत के साथ कहा कि हमारे बच्चे जो सीख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वजन तो अपने बस्ते में ढो रहे हैं। जहां बच्चे बिना समझे चीजों को याद करते हैं और परीक्षा में जाकर उगल देते हैं। मुझे आज भी अपना स्कूल का बस्ता याद है, ऐसा लगता था कि उसमें ईंटें भरी हैं। हाँ। तो ये यशपाल समिति की रिपोर्ट कोई नई बात नहीं कह रही थी। नहीं, ये तो हर बच्चे और माँ बाप का रोज का दर्द था, जिसे पहली बार एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जगह मिली। हाँ, सही कहा आपने। और इस रिपोर्ट ने 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ की नींव रखी। एनसीएफ 2005। हाँ, एनसीएफ 2005 एक तरह से भारतीय शिक्षा में एक वैचारिक क्रांति लाने की कोशिश थी। इसने कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरी बातें कहीं, जैसे कि ज्ञान को स्कूल की चार दीवारी से बाहर निकालकर असल जिंदगी से जोड़ा जाए। पढ़ाई को रट्टा मारने वाली प्रणाली से आजाद किया जाए। हाँ और सिलेबस ऐसा हो जो बच्चों का चहुमुखी विकास करे। जी, और सबसे बड़ी बात, इसने रचनावादी दृष्टिकोण यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की वकालत की। इसका क्या मतलब है आसान भाषा में? इसका सीधा सा मतलब ये है कि बच्चे ज्ञान के पैसिव रिसीवर्स नहीं हैं, वो खाली घड़े नहीं हैं जिनमें आप ज्ञान भर दें। अच्छा। बच्चे अपने अनुभवों से, अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो फिर इसमें टीचर की भूमिका क्या है? इस सोच ने टीचर की भूमिका को पूरी तरह बदल दिया। अब टीचर सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर है, एक सूत्रधार है, जो बच्चों को सीखने के लिए माहौल देता है, उन्हें सोचने के लिए उकसाता है। ये तो सुनने में फिर से गुरुकुल वाले गाइड ऑन द साइड के आदर्श जैसा लगता है। बिल्कुल, हम जैसे एक पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं आ गए, लेकिन एक नए और आधुनिक संदर्भ में। तो एक तरह से जड़ों की ओर लौटना था, लेकिन वैज्ञानिक समझ के साथ। हाँ, बिल्कुल। एनसीएफ 2005 चाहता था कि परीक्षा का डर खत्म हो, क्लासरूम ज्यादा डेमोक्रेटिक हो, जहां बच्चे सवाल पूछने से डरे नहीं। लेकिन इन सब महान विचारों और इतनी सारी नीतियों के बावजूद हमारे स्रोत ये भी साफ बताते हैं कि जमीनी हकीकत में चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। जी, ये एक कड़वी सच्चाई है। आज भी स्कूलों में बच्चों का नामांकन 100% नहीं है। जो आते हैं उनमें से भी बहुत से बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ, ड्रॉप आउट रेट जिसे हम कहते हैं। और अच्छे ट्रेन शिक्षकों की कमी तो एक स्थायी समस्या बनी हुई है। बिल्कुल। नीतियां बनाना एक बात है, और उन्हें देश के हर गांव, हर स्कूल की आखिरी कक्षा तक पहुंचाना बिल्कुल दूसरी बात। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। तो इस पूरी यात्रा का क्या सार निकलता है? हमने गुरुकुल से शुरुआत की, जहां शिक्षा का मकसद एक मुकम्मल इंसान बनाना था। फिर हम औपनिवेशिक काल से गुजरे, जहां शिक्षा का मकसद एक वफादार कर्मचारी बनाना था। और आज़ादी के बाद से आज तक हम एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं हाँ, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे, सबको समान अवसर दे और सीखने को एक बोझ नहीं बल्कि एक आनंददायक अनुभव बनाए। सही मायनों में भारत में शिक्षा की कहानी खुद भारत के बनने की कहानी है। ये उसकी प्राचीन ज्ञान परंपरा को सहेजने, एक आधुनिक और वैज्ञानिक समाज बनाने और एक न्यायपूर्ण राष्ट्र के निर्माण की आकांक्षाओं के बीच संतुलन साधने की कोशिश है। तो हर नीति और हर आयोग इसी संतुलन को थोड़ा और बेहतर बनाने का एक प्रयास रहा है। बिल्कुल। ये सारी नीतियां और रूपरेखाएं कागज पर बहुत प्रभावशाली लगती हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि ये बड़े बड़े विचार और ऐतिहासिक बदलाव आज एक आम कक्षा के अंदर एक बच्चे के सीखने के अनुभव को असल में कितना बदल पाते हैं। बहुत जरूरी सवाल है। अगर गुरुकुल का आदर्श समग्र विकास था और एनसीएफ 2015 का लक्ष्य बोझ मुक्त सीखना है, तो आज 21वीं सदी में भी वो कौन सी दीवारें हैं, वो कौन सी जंजीरें हैं जो हर बच्चे तक उस अनुभव को पहुंचने से रोक रही हैं?